हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक, जैसा कि बेटा सब लोग जानते हो कि आज नया वर्ष है 2023। ये सभी बच्चों को टेक्निकल वीपी सर की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जिससे कि आप आगे बढ़िया आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामनाएं करते हैं और प्रयास करेंगे कि आपका जो हाई स्कूल का बैच रहे वो बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, चलो आज हम एक नए वर्ष को नया इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 4, द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा बेटा, हम इस द्विघात समीकरण का आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम किस किस प्रकार का सवाल आता है इसमें और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने प्रकार का सवाल आता है, कौन कौन से प्रकार रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हल करना होगा, आज हम सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, क्या है, ये लिख दिया हमने। देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद को समझेंगे, और दूसरे नंबर में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसको नहीं हम इग्नोर करेंगे, द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद को हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? द्विघात बहुपद को इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमें द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर पता चल जाए। ठीक है, कि क्या द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है या द्विघात बहुपद का है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, हम पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, शून्यक भी कहते हैं, मूलों को क्या कहते हैं? शून्यक भी कहते हैं, कि द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, या शून्यक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि। द्विघात समीकरण के जो मूल हम ज्ञात करते हैं वो कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण मूल क्या होते हैं वो तो ऊपर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें देखना है मूलों की प्रकृति। इतने टाइप के हमें क्या करना है, सवाल पढ़ना है। ठीक है, पहले हम समझते हैं द्विघात बहुपद। अच्छा सुनो, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है, वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है? 2 होती है, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अच्छा घात कैसे ज्ञात करते हैं? यही तो बात आती है कि घात क्या है। घात देख लो भैया, घात क्या होता है? जैसे हमारा बहुपद है, चर अचर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे ये है, ये लिखा है 5x² प्लस के 4x प्लस के 5, ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यदि हम घात पूछें कि घात क्या है, तो हम देखते हैं कि चर राशि में अधिकतम घात कितनी है। क्या देखते हैं? चर राशि में अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें देखो 2 घात है, अधिकतम घात कितनी है पूरे इसमें बहुपद में? तो ये हो जाएगी घात बराबर कितना हो जाएगा? 2। यदि कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, लो चर राशि में इसमें 2 घात, इसमें 5 घात, तो घात बराबर कितनी हो जाएगी? 5। तो घात निकालना हमें क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जो बहुपद होते हैं वो होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वैसे मुख्य रूप से 3 टाइप के पढ़ने हैं। कितने टाइप के पढ़ने हैं? 3 टाइप से पढ़ ले रहे हैं कि समझने के लिए। एक होता है एक घात बहुपद, पहला नंबर एक घात बहुपद। दूसरा नंबर जो हमें पढ़ना है द्विघात या द्विघाती भी कह सकते हैं, द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघाती बहुपद, ये पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो? 1 घात दी गई हो, उसे क्या कहेंगे? एक घात बहुपद कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
रैखिक बहुपद भी कहते हैं। द्विघात, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात शायद समझ गए होंगे। चलो हम थोड़ा सा समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये होता है px बराबर, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हो गया। क्या हो गया बेटा? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा, क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अच्छा, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। यदि जो हमारे ये बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा था px, इसके बराबर हम 0 रख दें। क्या रख दें? 0 रख दें, तो ये हो जाएगा 0 बराबर ax प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, या हम इसी को लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्या है? जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c किसी बहुपद को प्रेजेंट कर रहा है, इसके बराबर 0 नहीं होता तो वो क्या है? बहुपद है। यदि इसके बराबर 0 ना हो तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, बराबर में 0 दिया गया हो, तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात समीकरण। हाँ, कब? यदि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और थोड़ा ध्यान दे लो, जहां a, b, c अचर राशि है। अचर का मतलब समझ रहे हो? गिनती का कोई भी अंक हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि a का मान 0 हो गया, b का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, c का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम a का मान 0 हो गया तो जानते हो क्या हो जाएगा? चलो हम देख लेते हैं। यदि मान लो a का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? a की जगह 0 रख देंगे। रख लो भैया 0। यहाँ x² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा? bx प्लस के c बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, क्या बन गया? ये रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया बेटा? रैखिक समीकरण बन गया। एक घात वाला समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बात हमें समझ में आ गई होगी द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। देखो, द्विघात बहुपद ये है, व्यापक समीकरण है। दूसरा द्विघात समीकरण ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण बन। चलो देखते हैं आगे। जैसे मान लो हमें कहीं द्विघात समीकरण दिया गया है, ये दिया गया है 5x² प्लस के 5x² प्लस के 9x प्लस के 8, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें मान निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। किसके मान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? ABC के। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? व्यापक समीकरण से हम कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? व्यापक समीकरण से कंपेयर कराएंगे, से तुलना करने पर। अच्छा, x² के पहले a है, x² के पहले क्या है? 5 है, तो a बराबर कितना हो गया? 5। अच्छा, x के पहले b है, यहाँ x के पहले क्या है? 9, तो b बराबर हो गया 9, c बराबर 8 हो गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम चिन्ह सहित लेते हैं। कौन सा मान लेते हैं? चिन्ह सहित मान लेते हैं। जैसे हम एक और करते हैं। जैसे मान लो 2x माइनस के 3 और हमें दिया गया है 4x² बराबर 0। ठीक है, पहले हम इसको क्या करें? बढ़िया से नोट कर लें। पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और इसके बाद अचर राशि। ठीक है,
फिर से कंपेयर करा लो, ए बी सी के जैसे मान निकालने हैं, तुलना करने का। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 2, सी बराबर हो जाएगा -3। मतलब हम इसी को समझाना चाह रहे थे दूसरा उदाहरण लेकर के कि हम क्या करते हैं, ए बी सी के मान जो नोट करते हैं वो क्या करते हैं, चिन्ह सहित लेते हैं। कैसे लेते हैं बेटा, चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चिन्ह सहित ले लेते हैं। हाँ देखो बेटा, ये हमारा दो पॉइंट समझ में आ गए थे, द्विघात समीकरण समझ में आ गया था, द्विघात बहुपद में अंतर समझ लिया हमने। अब इसके बाद आता है द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक। ठीक है, मूलों को ही शून्यक कहते हैं। ठीक है, चलो हम समझते हैं भैया। जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितने मूल होंगे। इसमें होंगे भैया 2 मूल। कितने मूल होंगे, 2 मूल। कैसे पता चला उसको समझते हैं। जितनी घात का बहुपद होगा, जितने घात का समीकरण होगा, जैसे द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी घात है, 2 घात है। कितनी घात है, 2। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएंगे 2। कितने मूल हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे या 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जितनी जिसमें घात लगी होती है उतने उसके क्या होते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहें, जैसे ये है x² प्लस के 6x माइनस के 7 बराबर 0 दिया गया है। तो इसके मूलों की बात हो तो इसके मूल बराबर कितने होंगे, 2। कैसे पता चला, इस चर राशि में कितनी घात लगी है, 2 घात लगी है। तो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, हम द्विघात समीकरण के मूल समझ गए। अब हमें समझना है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, विधियाँ। ठीक है, देखो भैया क्या होती हैं विधियाँ। अच्छा, हम किसी भी द्विघात समीकरण के अगर हमें मूल ज्ञात करने हैं तो हम उनको 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, 3 विधियों से। पहली विधि क्या है, नंबर 1 गुणनखंड विधि। नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3 श्री धराचार्य सूत्र से। ये है, कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 3 प्रकार से। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने की विधि, और नंबर 3 श्री धराचार का उपयोग करके। ठीक है, चलो हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि को समझते हैं। किसको समझते हैं, गुणनखंड विधि को समझते हैं। तो ये सबसे पहले हम नोट किए ले रहे हैं। पहली विधि हमारी है 5x² प्लस के 13x प्लस के 6 = 0। ये हमारे पास दिया गया है समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से पता होगा कि यदि x² के पहले कोई अंक होता है तो लास्ट वाले अंक से क्या कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 6 गुणे कितना हो गया, 5। कितना आ गया, 30। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 10 गुणे 3। कितने हो गए, 10 गुणे 3। ये चिन्ह का है प्लस का, तो जोड़ने पर कितने लाने, 13 लाने। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। तो इसी को हम लिख सकते हैं x² प्लस के 10x प्लस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से देख लो, कॉमन कर लो। 5x का कॉमन है, भाग करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और 5x का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ से 3 का कॉमन है, तो x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दो, यहाँ आ गया x + 2 आ गया, और यहाँ आ गया 5x + के 3 बराबर 0। इस बराबर 0 का मतलब समझते हैं कि पहले इसको 0 के बराबर कर लो, तो x बराबर कितना आ गया, -2। फिर इसको 0 के बराबर करो तो ये हो जाएगा 5x बराबर -3, पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर आ गया -3/5। तो भैया यही क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। इसी को लिख सकते हैं कि मूल बराबर -2 और -3/5। कितने, यही हो गए, मूल हो गए। ठीक है बच्चों, हमने गुणनखंड विधि हमने समझ ली थी, बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरे नंबर में चलते हैं, पूर्ण वर्ग
बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने की विधि। चलो एक हम उदाहरण ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। देखिए एक उदाहरण ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 8 बराबर 0। इसको हमें इसके करने हैं गुणनखंड। क्या करने हैं कि हमें मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से हम समझ चुके हैं, अब हमें समझना है किससे, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये देखते हैं एक्स स्क्वायर के जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है या 1 से अधिक है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से अधिक हो तो ध्यान रखना है कि पूरे समीकरण में उसका भाग करना है। पहले क्या करना है, पूरे समीकरण में भाग करना है। तो हम लिख देंगे 3 से भाग करने पर, तो 3 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 10/3 आ जाएगा और x आ जाएगा और माइनस के 8/3 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, शायद समझ गए होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई गुणांक होता है तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसका भाग कर देते हैं पूरे समीकरण में। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इस वाली राशि का आधा करते हैं। क्या करते हैं, आधा करते हैं। अब आधा कैसे करेंगे, 2 का भाग करके, भाई बिल्कुल सिंपल है। लो भैया 10 इसका आधा करना है, 2 का भाग कर दिया, कितना आ गया, 5/3 आ गया। 5/3 का फिर करना है हमें वर्ग। क्या करना है, 5/3 का करना है वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 25/9। तो ध्यान रखना इस समीकरण में 25/9 जोड़ दो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये कर रहे हैं बेटा, 25/9 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद जितना जोड़ा उतना घटाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा हमारा सवाल। और ये हो जाएगा 25/9 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, और माइनस 8/3 पहले से दिया गया था वो जो कर दिया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मध्य राशि का, मध्य के गुणांक का, x के गुणांक का क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, उतना जोड़ देते हैं। अगर जोड़ा तो उतना ही घटाना पड़ेगा, तभी हमारा समीकरण क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस के 10/3 x, यहाँ पे ध्यान दे दो 5/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारी बन जाएगी भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। 9 का एलसीएम हो जाएगा माइनस के 25 और यहाँ आ जाएगा 24 माइनस का। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। काहे का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। काहे का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का। तो ए की जगह क्या है, एक्स है, और बी की जगह क्या है, 5/3 है का होल स्क्वायर। जितने में ये लाइन की है ये काहे का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। चलो इसको आगे देख लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ गया, माइनस आ गया, कितना हो गया 49/9। ठीक है, और बराबर में हमारा 0 चल ही रहा था, बराबर में 0 हमारा ज्यों कहते हैं। आगे बढ़ा लो, x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर बराबर 49/9। यहाँ जो वर्ग हटाएगा यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। 5/3 बराबर वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल आ जाएगा 49/9। इसका वर्गमूल हटा दो, माइनस के 5/3 बराबर प्लस माइनस 7/3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे 2 चिन्ह हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हमें क्या करना होगा, एक चिन्ह लेना होगा। क्या करना होगा, पहले एक चिन्ह ले लेते हैं फिर दूसरा चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई क्या करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3 बराबर प्लस के 7/3। देखो इस वाले चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, जहाँ प्लस माइनस है उस वाले चिन्ह का लेना है प्लस। ठीक है, तो x बराबर 7/3 जो कहते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 5/3। अब यहाँ हल कर लो, 7 5 हो गए 12, भिन्न हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x बराबर ये आ गया 4। पहला मूल हमारा आ गया। क्या हो गया, पहला मूल हमारा आ गया। चलो दूसरे मूल को समझते हैं। प्लस चिन्ह ले चुके हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह
लेने पर माइनस चिन्ह ले लो, x माइनस 5/3 ज्यों का था और माइनस 7/3, इसको पक्षांतर कर दो, x माइनस 5 पक्षांतर कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 7/3 और इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भैया ये हो गया क्या, 3 का एलसीएम हो गया, माइनस के 7 प्लस के 5, x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 2/3। तो मूल क्या हो गए, पहला मूल कितना आया 4 आया, दूसरा मूल कितना आया माइनस के 2/3 आया। ये हुई हमारे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया है दोबारा रिपीट करके समझो और फिर देखते हैं।